नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कमांड एंड डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का जो हमने इजराइल और फलस्तीन से रिलेटेड एक सीरीज शुरू किया है, इसकी थर्ड वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखे हुए होंगे। तो आज हमने 2 वीडियोस तक समझ लिया है अभी तक, ठीक है। अब 2 वीडियोस में हमने क्या क्या समझा, एक हमने हिटलर वाला समझ लिया एंगल, एक हमने रिलीजियस एंगल समझ लिया है। लेकिन आज हम समझेंगे कौन सा एंगल, ब्रिटिश एंगल। इससे पहले आप सभी लोग अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग कमांड एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए वीडियोस लेते आते हैं हमेशा। और साथ ही साथ अगर आप सभी लोगों को कुछ ऑफलाइन बैचेस के लिए इंक्वायरी होती है तो आप इन नंबर्स पे हमारी इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कुछ सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप हम सभी को क्या कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू होगा कहाँ पे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमने 2 एंगल पढ़ लिए। पहला एंगल हमने पढ़ लिया हिटलर वाला, नाजी विचारधारा वाला, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला फेज हमने पढ़ लिया, ठीक। और हमने उसका नाम क्या दिया, द इंसिडेंट ऑफ होलोकॉस्ट, ठीक है। दूसरा हमने रिलीजियस एंगल पढ़ दिया। रिलीजियस एंगल में हमने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ यरूशलेम पढ़ा हमने, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंस है यरूशलेम सिटी की फॉर अब्राहमिक रिलीजन्स, ओके। तो ये चीज हमने पढ़ी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आज मैंने आप लोगों को एक कंटेक्स्ट दिया था कि आज हम ब्रिटिश जो आए थे उन्होंने यहाँ पे जो ये रीजन था इसको एक्वायर किया था, एक्वायर नहीं किया था कंप्लीटली। इनको ये जो रीजन था ये सौंप दिया गया था। अब क्यों सौंपा गया था इसका कंटेक्स्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दिया था, लेकिन आज फिर रिपीट करते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर इस रीजन पर क्या चल रहा था, जो ये यरूशलेम वाली जगह है, इस जगह पर ऑटोमन साम्राज्य चल रहा था, ठीक है। अब ऑटोमन साम्राज्य चल रहा था लेकिन दिन प्रतिदिन ऑटोमन साम्राज्य डाउनफॉल की तरफ जाता गया। मतलब टाइम होता है, आपने देखा होगा इंडिया की डायनेस्टीज भी, काफी डायनेस्टी आई, काफी डायनेस्टी गई, काफी साम्राज्य बने, मुगल आए, मुगल भी गए। लेकिन उससे पहले तुर्क थे, जो दिल्ली सल्तनत थी, वो भी गए। उससे पहले अलग डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक। वो डायनेस्टी खत्म हुई, उसके बाद तुर्क आए, उसके बाद अफगान आए जिनको हम मुगल कहते हैं। तो ये चला आ रहा होता है कि टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग डायनेस्टी रूल करती है। लेकिन यहाँ पे क्या था, जब हमारा हमें ब्रिटिश ने हमारी लैंड को एक्वायर किया, जब यहाँ इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो उस समय इंडिया में किसका शासन था, मुगलों का शासन था, ठीक है। लेकिन अब ये रीजन जो चल रहा था वहां पर ऑटोमन साम्राज्य था, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य था और ऑटोमन साम्राज्य जब डाउनफॉल की तरफ हो गया, जब एकदम खत्म हो गया ऑटोमन साम्राज्य, तो इस रीजन का एडमिनिस्ट्रेशन किसको सौंप दिया गया, ब्रिटिशर्स को सौंप दिया गया, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स कहीं है, किसी रीजन में है, और उस रीजन को लेके कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपने हद देखा होगा कि जितने भी जगह ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, वो हमेशा कुछ ना कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके सफर करते हैं, ठीक। कुछ ना कुछ वहां पंगा चल रहा होता है, ठीक है। बॉर्डर्स को लेके डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे कि हम जहां से जाए वहां पे अमन शांति चैन रहे। सिंपल सी बात है। तो इस रीजन में क्या हुआ, क्या लफड़ा हुआ, क्या दिक्कत हुई, जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से आज की जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस तक चीजें खराब हो गई, ठीक। ये हम समझ रहे हैं। तो देखिए ये साम्राज्य किसके अंडर चला गया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चला गया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको रूल कर रही है। अब बात आती है थोड़ा सा पहले, पास्ट में चलते हैं हम, प्रीवियस पास्ट में, 1970, 1917 में, ठीक है। अब 1917 में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे, ठीक। ब्रिटिशर्स ने जो ज्यूज थे उनको कहा, यहूदियों को कहा कि ये जो यरूशलेम की भूमि है, ये जो यरूशलेम सिटी है, आप लोगों के लिए बहुत रिलीजियस एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है ये। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का होली ऑफ होलीज भी यही है और ग्रेट वॉल भी आप लोगों की यही है, ठीक। तो इस वजह से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस जमीन का एक टुकड़ा, एक लैंड आप लोगों की निश्चित तौर पर होनी चाहिए, ठीक है। ये 1917 में क्या ब्रिटिशर्स ने जो उसको बोला, ठीक, यहूदियों को बोला जो उस रीजन में रह रहे थे, ठीक। तो उन्होंने कहा कि जब हम इस क्षेत्र को आजाद करते हुए जाएंगे, जब टाइम आएगा कि आप लोग फुली कैपेबल होंगे, हम तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैं, हम चलाने के लिए हैं यहाँ पे, जैसे ही आप लोग कैपेबल हो जाओगे तो एक पार्टीशन किया जाएगा।
पार्टीशन का कॉन्सेप्ट तो बहुत नॉर्मल होगा आप सभी लोगों के लिए। तो पार्टीशन किया जाएगा और आपको आपकी क्या दी जाएगी, एक स्पेसिफिक लैंड दी जाएगी, किसमें, यरूशलेम में। क्यों? क्योंकि आपका रिलीजियस कोरिलेशन है इस सिटी के साथ। समझ गए आप लोग? देखिए क्या बोला एक बार फिर से, ज्यादा उलझने की बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। उन्होंने कहा कि 1970s में 17 में कि भाई जूस लोग, यहूदी लोगों, आप लोगों की यरूशलेम में भूमि होनी चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आपका रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं इस जगह के ऊपर। ठीक, तो इसीलिए क्या करेंगे हम, जब ब्रिटिशर्स इस जमीन को छोड़ के जाएंगे, आप लोगों को इंडिपेंडेंट करते हुए जाएंगे, देन क्या करेंगे हम आपको एक स्पेसिफिक लैंड, इस सिटी का एक स्पेसिफिक लैंड क्या कर देंगे, अलॉट कर देंगे। ठीक है, अब ये जूस लोगों ने कहा, यहूदियों ने कहा कि बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है, हम समझ गए। अब बात आई कब, 1947 में। 1947 में ही इनको भी आजाद किया गया, इस जो रीजन है, स्पेसिफिक रीजन, इसको भी स्वतंत्र किया गया। ठीक, अब 1947 में ब्रिटिशर्स जब इस क्षेत्र को आजाद कर रहे थे, जब इस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंट कर रहे थे, देन क्या हुआ, देन एक चीज भी उन्होंने देखा कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दो अलग अलग समुदाय क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं फिर। ठीक, दो नहीं, इवेंचुअली तीन। ठीक, कौन कौन से आप लोगों को पता है, मैंने पिछली वीडियो में काफी डिस्कस किया है उसके बारे में। इस्लामिक, जूस और क्रिश्चियन, क्योंकि सबका रिलीजियस एंगल, सबका रिलीजियस इंटरेस्ट क्या है, उसके साथ बना हुआ है। ठीक है, तो अब तीन समुदाय इसके लिए झगड़ रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि यार ये तो पंगा ले लिया हमने, ये तो क्या, ये तो हड्डी गले में फंसने वाली बात हो गई, तो क्या किया जाए। ब्रिटिशर्स ने 1947 में क्या किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से भग लिए। उन्होंने कहा ना जी ना, हमारे बस की नहीं है। अब उस समय क्या हुआ था, यूएन ताजा ताजा बना हुआ था, नया नया बना हुआ था, तो बात गई सीधा कहा, यूएन के पास। ठीक है, अब यूएन के पास बात गई तो यूएन ने एक रेजोल्यूशन निकाला और अपने हिसाब से क्या कर दिया, मैप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, जूस स्टेट का अलग मैप बना दिया, अरब स्टेट का अलग मैप बना दिया, अलग रीजन दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब देखो ठीक है, इजराइल और फलस्तीन के हिसाब से हम समझ रहे हैं, तो जो ये फलस्तीन, ये जो अरब वर्ड था, अरब स्टेट था, ये खुश नहीं थे। इन्हें लगा कि यार ये तो पंगा हो गया, नहीं होना चाहिए था इसको ऐसे। ठीक है, तो अब इन्हें लगा कि यार गड़बड़ हो गई, तो इस गड़बड़ का सॉल्व इन्होंने क्या किया, थोड़ा मैप वाइज देखते हैं हम। थोड़ा ब्लर है मैप, लेकिन आपको रीजन का अंदाजा पता चल जाएगा आपको कि कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या था, पहले कौन सा एरिया था, देखो काफी ज्यादा जो ये ग्रीन वाला एरिया है, फलस्तीनियन क्या है, लैंड है। ठीक, और जो ये व्हाइट कलर का है वो कौन सी लैंड है, जूइस की है, जूइस सेटलमेंट्स है। अब ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब 1947 हुआ, उसके बाद 1948 में क्या हुआ, जो ये अरब स्टेट था ना, उनको ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने क्या कर दिया, इस लैंड पे अटैक कर दिया। अब इस लैंड पे उन्होंने अटैक कर दिया तो पासा उल्टा पट गया। इन्हें लगा था कि जो हमसे जमीन गई है हम इसको एक्वायर कर देंगे। ठीक है, इनको ऐसा लगा, लेकिन क्या हुआ कि इजराइल ने वापस से क्या कर दिया, कुछ और जो पोर्शन था वो इनसे क्या कर दिया, एक्वायर कर दिया। ठीक है, और जो पार्टीशन प्लान हुआ था ये इस हिसाब से क्या हुआ था, फॉलो हुआ था। देखिए पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, जो ये व्हाइट वाली लैंड आपको दिख रही है, पहले वाला जो यूएन ने किया था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो ये व्हाइट वाली लैंड दिख रही है वो इजराइलियन लैंड है। ठीक है, और जो ये ग्रीन कलर की है वो क्या है, वो क्या, पैलेस्टीनियन लैंड है। ठीक, अब कहाँ पैलेस्तीन के पास पहले इतना था, यूएन के बाद, यूएन का जो रेजोल्यूशन है उसके बाद ये लैंड हो गया, तो जो अरब स्टेट था वो खुश होता, बिल्कुल नहीं होता। और इसीलिए उन्होंने 1948 में क्या किया, यहाँ पे अटैक किया, 1948 में अटैक किया। अब 1948 में जो अटैक किया तो ये बचे कुचे कुछ जगह थे, ये भी जो अरब स्टेट थे उन्होंने हाथ से गंवा दिया, काफी ज्यादा जगह पे क्या कर दिया, इसराइल ने एक्वायर कर दिया। ठीक, अब इसराइल कैपेबल था तो इसलिए उन्होंने एक्वायर कर दिया। अब इसराइल ने एक्वायर कर दिया, अब ये चुप बैठने वाले थे फिर नहीं। अब कौन कौन सा पोर्शन था जो इसराइल ने एक्वायर कर दिया था, इस पे आप लोगों को थोड़ा क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक, अभी हम बात कर रहे हैं 1948 के वॉर की। ठीक है, 1948 के वॉर में क्या हुआ, मैंने आप लोगों को बताया सेम चीज, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे ध्यान रखने के लिए कि
जो हमारा यरूशलेम है, जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता था, उसका जो वेस्टर्न पार्ट था, वेस्टर्न पार्ट जो इजराइल ने क्या कर दिया, कैप्चर कर दिया। लेकिन उसका जो ईस्टर्न पार्ट था वो चला गया जॉर्डन के पास। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि 1948 की वॉर में जो वेस्टर्न यरूशलेम था वो आ गया था इजराइल के पास, लेकिन जो मेन ईस्टर्न यरूशलेम था वो जॉर्डन के पास चला गया। ठीक, अब ये कैसे मंजूर होता, जब लड़ाई सामने वाले ने की, आप उसकी लैंड भी एक्वायर करने में सक्सेसफुल रहे, और जो स्पेसिफिक सबसे जिस चीज के लिए लड़ाई हो रखी है वही क्लियर नहीं, वही डिस्प्यूट क्लियर नहीं हुआ। तो उसके बाद देन फिर क्या हुआ, उसके बाद 1967 में 6 डे वॉर हुई। ठीक है, फिर से वॉर हुई, और फिर क्या किया, जो यरूशलेम का ईस्टर्न पार्ट था उसको इजराइल ने क्या कर दिया, एक्वायर कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि चीजें किस तरीके से चल रही हैं। ठीक, अगर आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए तो किस प्रकार से लगाएंगे आप, सबसे पहले ऑटोमन साम्राज्य डाउनफॉल पे गया, उसके पास ब्रिटिशर्स का एक्शन आया, ब्रिटिशर्स को रोल मिला कि आप क्या करो, उस प्रॉपर्टी को, उस डिस्प्यूटेड लैंड को क्या करो, एडमिनिस्ट्रेशन करो। ठीक है, सिंपल, समझ गए आप लोग। अब ब्रिटिशर्स ने 1970s में 17 में पंगा कर दिया। ठीक, उन्होंने जूस लोगों को बोल दिया कि आपकी भूमि आपको देनी पड़ेगी, आपको, हमें ये लगता है कि आपको देनी चाहिए। ठीक, और फिर 1947 में जब बंटवारे की बारी आई तो उन्हें लगा कि यार यहाँ तो पंगा है, इसलिए वो कर नहीं पाए पंगा ढंग से। तो इसकी वजह से 1947 में ये जो मामला है ये सीधा चला गया क्या, यूएन में, और यूएन ने भी ज्यादा कंसल्ट नहीं किया किसी से, यूएन ने भी अपने हिसाब से क्या कर दिया, मैप क्लासिफाई कर दिया। अब मैप जो क्लासिफाई किया उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो अरब स्टेट थे उनको कंपैरेटिवली क्या, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी जो भूमि उनके पास आई थी। ठीक, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने हमला कर दिया 1948 में। ठीक, अब 1948 में उन्होंने हमला किया क्या, उस डिस्प्यूटेड लैंड को, या फिर जो ये यरूशलेम स्टेट है, सिटी है, उसको हथियाने के लिए। लेकिन इसराइल ज्यादा कैपेबल था, ज्यादा सफिशिएंट था, तो इसराइल ने क्या कर दिया, जो इन लोगों के पास भूमि थी, मतलब जो वेस्टर्न यरूशलेम का पार्ट था, उसको भी ऑक्यूपाई कर दिया। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्या हुआ, अब जब इन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया तो बात शांत रहने वाली थी नहीं, उन्हें लगा कि जब इंपॉर्टेंट पोर्शन हमने, जब हमने लड़ाई शुरू नहीं की लेकिन फिर भी हमको मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब जो जरूरी पार्ट है उसको भी हम क्या करेंगे, लेके रहेंगे। ठीक है, अब इसको लेने के चक्कर में 1976 में 1967 में क्या हुई, 6 डे वॉर हुई। ठीक, और 6 डे वॉर हुई, तो 6 डे वॉर में क्या हुआ, जो इसराइल है उसने क्या कर दिया, ईस्टर्न जेरूसलम का पार्ट भी क्या कर दिया, जो किसके पास था, जॉर्डन के पास था, उसको क्या कर दिया, एक्वायर करने में सक्सेसफुल रहा, उसको हथिया लिया। ठीक है, ये अभी तक आप लोगों के पास स्टोरी है, आप लोग समझ गए हैं, आप लोग पहला एंगल समझ गए हैं, नाजीज एंगल, उसके बाद आप रिलीजियस एंगल समझ गए हैं, उसके बाद आप ब्रिटिश एंगल भी समझ चुके हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत क्लियर है ये बात। ठीक, नेक्स्ट क्या हुआ, अब ये बात हो गई शांत। ठीक है, ये बात शांत हो गई, लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा मैप स्टडी कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पे किस किस टाइम पीरियड पे कितना पोर्शन किस कंट्री के पास था। देखिए, अभी इसराइल के पास ये जो व्हाइट वाली लैंड थी, ये इसराइल के पास थी। ठीक है, 1948 में। ठीक है, 47 के अप्रॉक्स जो क्लासिफिकेशन हुआ था, जो मैप बटे थे, उसके हिसाब से, जो मैंने आपको प्रीवियस मैप में भी दिखाया। अब उसके बाद जो 1948 में हुआ, उन्होंने इतना पोर्शन क्या कर दिया, एक्वायर कर दिया। और जो उसके बाद मेन वॉर भी, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, मैक्सिमम पोर्शन क्या कर दिया, इसराइल ने ऑक्यूपाई कर दिया। और जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें क्या है, ये जो मैक्सिमम, ये जो मिनिमम पोर्शन है वही किसके पास है, वही किसके पास है, अरब स्टेट के पास है। बाकी पोर्शन किसके पास है, बाकी पोर्शन है इसराइल के पास। आप लोग देख रहे होंगे ये गाजा और वेस्ट बैंक से रिलेटेड काफी ज्यादा न्यूज आ रही है, क्योंकि गाजा वेस्ट बैंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेम रिलीजियस एस्पेक्ट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि यही रीजन है जहां पे इन सब जो घटनाएं चल रही है, जो इंसिडेंट चल रहे हैं, उनके तार क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे, अब देखो यहाँ पे इतने फ्रिक्वेंट युद्ध हो रहे हैं, वॉर चल रही है, तो लोग इधर उधर जाएंगे, क्योंकि वॉर सिनेरियो में कोई भी नहीं रहना चाहता, लोग छोड़ के भागेंगे। देखिए, हिटलर ने जब जब ये मूवमेंट शुरू किया था एंटी सेमिटिज्म, ठीक, जिसके अकॉर्डिंग वो यहूदियों को मरवा रहा था, तो उस समय कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट यहूदी क्या अलग अलग कंट्रीज जाके शिफ्ट हो गए, जिनमें से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे। ठीक है, अगर वो यूएसए नहीं जाते तो शायद वो बचते भी नहीं। ठीक,
तो यही रीजन था कि लोग वॉर वाले जोन में, आप अभी भी देख रहे होंगे, जैसे ही वॉर शुरू हुई तो इंडिया के जितने भी लोग थे वो सब वापस आ गए, उनको वापस लाया गया। ठीक, तो यही होता है, लोग क्या करते हैं जैसे ही वॉर सिनेरियो शुरू होते हैं, लोग अपना दूसरा मरने से बढ़िया दूसरा ठिकाना ढूंढ देते हैं। ठीक है, यही चीज हुई। अब ये जो वेस्ट गाजा और वेस्ट बैंक है, ठीक है, ये इसीलिए क्या है फेमस है, क्योंकि इतने फ्रिक्वेंट वॉर हुए तो यहाँ से कुछ पॉपुलेशन यहाँ चले गई। ठीक, और इन्हीं पॉपुलेशन को लेके वो, उन पॉपुलेशन में कौन कौन सी ग्रुपिंग्स है, ठीक, उनको कौन फंडिंग कर रहा है, जिसका हम डिटेल एनालिसिस आगे वाली वीडियोस में करते रहेंगे, क्योंकि हमें क्रक्स वाइज इसको फ्रिक्वेंटली क्या, हमें वन बाय वन जो इंसिडेंट चले आ रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको कवर करना है। ठीक है, तो हम वन बाय वन कवर करेंगे। इस हमास वाले एंगल को हम लास्ट में, लास्ट पार्ट, फाइनल पार्ट में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप सभी लोग ये सब कुछ समझ चुके हैं कि इजराइल का पहले कितना पोर्शन था, किस वजह से इजराइल का जो पोर्शन है वो बढ़ गया, और फाइनली आज के डेट में कौन कौन सा पोर्शन इजराइल के पास है। ठीक है, अब ये अभी बात समाप्त हो गई है। ठीक है, यहां तक बात समाप्त हो गई, लेकिन इसके बाद फिर चुप रहने वाली बात नहीं हुई। 1972, ठीक है, 1972 में ओलंपिक्स थे जिन्हें म्यूनिक ओलंपिक्स कहा जाता था, म्यूनिक में हुए थे। ठीक, म्यूनिक में ओलंपिक हुए, वहां पे क्या हुआ, वहां पे इजराइल के कुछ खिलाड़ी और कुछ कोचेस, टोटल नंबर कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 स्पोर्ट्समैन और कोचेस को क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। देख रहे हैं, डायरेक्ट पंगा। तो म्यूनिक ओलंपिक में क्या हुआ, 11 कोचेस और 11 स्पोर्ट्समैन प्लस कोचेस की क्या कर दी गई, म्यूनिक ओलंपिक के दौरान हत्या कर दी गई। अब इजराइल चुप रहने वाला था क्या, नहीं। आप सभी लोग जानते हैं इजराइल की, जो मैंने आपको पहले भी बताया, इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम क्या है, मोसाद। ठीक है, अब बहुत नोन इंटेलिजेंस है उनके पास, सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है। अभी भले ही डाउट में चल रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक भी बहुत ज्यादा क्या एक्यूरेट मानी जाती थी मोसाद। ठीक, जब से हमास वाला ऑपरेशन हुआ तब से ही थोड़ा डाउट चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, इंटेलिजेंस एजेंसी ने पता लगाया कि इस हत्याकांड के पीछे, इस नरसंहार के पीछे कौन कौन है। ठीक, और उनको ढूंढ ढूंढ के मारा, एक एक को पकड़ पकड़ के मारा। ठीक, एक एक को पकड़ पकड़ के मारा और काफी टाइम लगा, और इस ऑपरेशन को नाम दिया क्या, ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है कि रेथ ऑफ गॉड ऑपरेशन किससे रिलेटेड है, या फिर कौन सी स्पाई एजेंसी या फिर कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी से को रिलेट करता है। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, मोसाद, जो कि कहाँ की है, इजराइल की क्या है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। ठीक, तो ये हुआ। अब 1972 में ये घटना हो गई। तो 1972 में जो ये घटना हुई, उसके बाद एक एक को पकड़ के मारा, उसके बाद 1973 में क्या हुआ, फिर युद्ध हुए। ठीक है, तो ये युद्ध लगभग हम कितने बार देख चुके हैं, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। ऑटोमन साम्राज्य के बाद 1948 में क्या हो गया, युद्ध हो गया है। ठीक है, उसके बाद 1967 में सिक्स डे वॉर हो गई है, 1973 में युद्ध हो गया है, और इसके बाद 1976 में एक और युद्ध हुआ। ठीक है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को इसका सेपरेट एनालिसिस अपने पास स्टोर रखना बहुत जरूरी है। ठीक, आप लोगों को इसी वीडियो में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, और साथ साथ क्या होता है कि एक जो स्टोरी है उसको कनेक्ट करने के लिए आपको कंटेक्स्ट चाहिए होता है। आज मैंने आप लोगों को पुराना कंटेक्स्ट जोड़ के नई स्टोरी बताई, और आज के कंटेक्स्ट को जोड़ के मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो स्टोरी है उसको कवर करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों का करेक्ट इस टॉपिक को लेके कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों के पास एटलीस्ट इतने तथ्य होंगे, इतने लॉजिक्स होंगे कि आप किसी भी डिबेट में आप अपने तथ्य, अपने विचार रख सकते हैं, अपने थॉट्स रख सकते हैं। ठीक है, तो म्यूनिक ओलंपिक का आप कॉन्सेप्ट समझ गए, और फाइनली 1973 में क्या हो गई, वॉर हो गई। ठीक, और ये वॉर भी क्या हुई, यही फिर लैंड के लिए भी, साथ साथ ये बदला लेने के लिए भी हुई। ठीक, तो रीजन हमें पता है कि किस वजह से वॉर हो रही है। ठीक है, ये हमको क्या है, पता है कि रीजन क्या है। एट द एंड हमें पता है कि ये जो कंट्रीज है, ये जो स्टेट्स है, ये आपस में झगड़ रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप हमारी अकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप कमांडेंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर
हमें ऑफलाइन बैचेस के लिए इंक्वायरी करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। आप हमें इन सोशल मीडिया पोर्टल्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को कि ये जो पीडीएफ होती है इसको कमांड एंड डिफेंस एकेडमी, यही एक चैनल है जिसपे क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। तो इसलिए आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।